नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी वैकेंसीज को पूरी डिटेल में। और इसी क्रम में दोस्तों आज मैं आप सबके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा घोषित पर्यवेक्षक की भर्ती पर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, ये पर्यवेक्षक की भर्ती है। और उससे पहले आज आप सभी को मकर संक्रांति और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपको पता है कि हमारा 144 साल बाद यानी 12 बार जब कुंभ बीते होंगे तो फिर ये जो महाकुंभ आया है ना, उसकी सभी को मतलब ये सोचिए विश्व का सबसे बड़ा जो है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जिसमें हमारे देश से लगभग जो श्रद्धालु हैं वो 40 करोड़, है ना, 45 करोड़ हो सकते हैं ये। यहाँ तक कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कह दिया है कि 1 लाख करोड़ की मात्र जो उपज है या जो आय है वो सिर्फ इसी कुंभ से हो जाएगी, प्रयागराज से हो जाएगी, समागम से हो जाएगी 45 दिन बाद, है ना। 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा, है ना। तो आप सभी माँ गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करने अवश्य जाएं, है ना। 12 साल का, ये तो आपको पता ही होगा अगर साइंस में जाएंगे आपकी ये किस ग्रह से जुड़ा हुआ, तो ये बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति ग्रह जब सूर्य के एक चक्कर काट लेता है तो वो जब एक चक्कर काटता है तो वो 12 साल में एक चक्कर काट पाता है ना। तो ये वापस से वही योग वापस आ जाता है और इसी को अपन कुंभ मेला कहते हैं, महाकुंभ मेला। ये मतलब कुंभ है ना, महाकुंभ है। तो 12 साल में आने वाला ये है मेरा ना। बाकी 4 साल में जो आता है वो कुंभ होता है, वो आप जानते हैं, वो अर्धपूर्ण कुंभ है और बहुत सारी बातें होती है इसमें। तो इसका आनंद लीजिए। और इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया से जो हमारे जो अभी अभी एक ट्रीटी हुई है, जो अभी एक समझौता हुआ, उसके तहत 1,75,000 जो श्रद्धालु हैं, है ना, पिलग्रिम्स हैं, वो जाएंगे हज की यात्रा पर। इतने अलाउड हैं 1,75,000। तो इधर महाकुंभ इधर चल रहा है, उधर उनका भी एक अपना हज यात्रा है। बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। समझ गए। और बाकी आपने देख ही लिया है कि जम्मू कश्मीर में वो सबसे ऊंची टनल का जो उद्घाटन हो ही चुका है ना। खैर, हम उस पर बाद में आएंगे। पर फिलहाल और खो खो लीग जो चली रही है आप देख ही रहे हो उसको, है ना। तो ये तो कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी। बाकी 50,000 पुलिस वहाँ लगी हुई है, 2,500 से ज़्यादा ड्रोन लगे हुए हैं, जल पुलिस लगी हुई है, जगह जगह पर गाने बजाने हो रहे हैं, है ना। खैर, आइए, मैं भी जाने वाला हूँ, है ना। हो सकता है कि आप एक आध मुझे मिल जाओ वहाँ पर, है ना। इसका देखते हैं, मुलाकात अगर हो जाती है त्रिवेणी संगम पर जाके तो है ना। नहीं, कल्पवास नहीं कर रहे हैं, है ना, पर फिर भी देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करें कर्मचारी चयन मंडल की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं टोटल जो पोस्ट है ना, टोटल जो पोस्ट यहाँ पर आप बात करोगे वो 660 पोस्ट है ना। क्या इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए है? नहीं, इसमें मेल के लिए भी है एज वेल एज फीमेल भी है। इसको उल्टा लिखना चाहिए ना, क्योंकि फीमेल की ज़्यादा पोस्ट है, फीमेल एज वेल एज मेल। ठीक है ना। अब इसमें क्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो हमारे अगर आप 5 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो तो आप इसे भर सकते हो। आशा कार्यकर्ता नहीं भर सकते, मैं बताऊंगा कौन कौन से नहीं भर सकते ना। मिनी आशा कार्यकर्ता भी नहीं भर सकते, मैं ये सब समझा दूंगा अभी आपको, है ना। तो मिनिमम आप 5 साल तक अगर आंगनबाड़ी में काम कर चुके हो तो आपके लिए है ना, ये आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। और जो संविदा में भी काम कर रहे थे कहीं इधर उधर, तो वो भी इसे भर सकते हैं, लेकिन 5 साल की संविदा आपकी हो जानी चाहिए पूरी, भले ही रुक रुक करके हो, उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो 660 पोस्ट है टोटल। और ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा घोषित ये अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि आप प्रारंभिक तिथि कब से जब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो वो 9 जनवरी है। ऑलरेडी ये निकल चुकी है डेट, 9 जनवरी, है ना। और आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज है 14 जनवरी, और 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है ना, ये इसकी लास्ट डेट है, इसलिए इसको ये मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये आकर के एंड हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ बताने वाला हूँ वो इसका सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस ना अंत अंत में मैंने देखा है रह जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो हमारे जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 500 रुपये की फीस है। बाकी पोर्टल चार्जेस अलग रहते हैं, जो कि 60 और ये 20 आप मिलाओगे तो 80 करीब आ जाएगा, तो 580 का आपका फॉर्म भराएगा मोटा मोटा। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो है, जो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, है ना, निःशक्तजन यानी दिव्यांगजन, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो,
है ना। इन सभी अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है, और बाकी जो शुल्क लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, है ना। 60 और 20 रुपये, इसमें कुछ नहीं इधर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको, है ना। और जो एज है, एज क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रहता है कि मिनिमम एज सभी के लिए 18 है ना, ये मिनिमम है। और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी रहेगी 40 साल। ठीक है, ये 40 साल है मैक्सिमम, लेकिन ये जनरल के हिसाब से है ना। और देखिए, जो SC ST को, जो मध्य प्रदेश अपने SC ST को या किसी को भी जो छूट मिलती है ना, वो 45 से ऊपर, मतलब 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है आपको, बस इससे ऊपर नहीं है। 45 साल से ऊपर की छूट नहीं है। हाँ, लेकिन जो संविदा में काम कर रहे हैं उनके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक लिमिट है 55 साल, है ना। तो जो संविदा में है उनके लिए 55 साल मैक्सिमम जा सकता है, और बाकी सबके लिए 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, जैसे विक्रम अवार्ड हो गए या कुछ भी आप हो गए, एक्स सर्विसमैन, कुछ भी। कुल मिलाकर के बस 45 ही मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना है। ये मैक्सिमम जनरल के हिसाब से। और अगर आप सोचो कि आपको एज में जो डिस्काउंट मिलता है, जो छूट वगैरह मिलती है ना, तो मैक्स टू मैक्स याद रखिएगा, मैक्स टू मैक्स जो छूट वगैरह मिला लोगे तो भी 45 साल ही है मैक्सिमम एज। ठीक है, इसमें ये कोई छूट नहीं दे रही। क्या हुआ, चल नहीं रहा, क्या चल रहा। बात समझ में आ गई आपके, है ना। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ हाल फिलहाल में, पहले मैं चलता हूँ आपको थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ, सिलेबस रह जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा। अच्छा, ये भी देख लीजिए, है ना। क्या है कि आपका जो पेपर होगा वो 200 नंबर का पेपर होगा, है ना। 200 नंबर का पेपर होगा आपका, और आपको मिलेंगे उसके लिए 3 घंटे, है ना। अब ये जो पेपर है ना, ये पूरी तरीके से जो है आपको 28 फरवरी को ये पेपर देना है आपको, दिख रहा है आपको, बिल्कुल डिसाइड है ये। 2 पाली में ये पेपर हो रहा है ना। आपको दोनों पाली में नहीं जाना है, कोई एक पाली में आप जाएंगे। अगर सुबह की मिली तो आपका पेपर 9 से 12 तक चलेगा, और अगर शाम की मिली तो 2:30 से 5:30 चलेगा। 3 घंटे का पेपर है ना। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन 200 नंबर में वो क्या क्या पूछेंगे। ठीक है ना, ये भी तो बहुत जरूरी है। और लगेगा ना तो मैं अगले वीडियो में इसका पेपर भी आपसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और अभी आने वाले समय में इनकी काफी सारी वैकेंसी आनी है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो थोड़ा सा आप तैयार रहें, काफी आपको फायदा होगा। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए, यानी कि आधार रजिस्ट्रेशन आपका अनिवार्य है। ठीक है, एक आपके पास मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आपको वो जरूरी है। ठीक है, और अब ये सब लिखा रहता है कि भाई आधार बनी बात है, एडमिट कार्ड के साथ कुछ जो है छाया प्रति भी लेकर के जानी है, आधार कार्ड वगैरह की फोटोकॉपी भी ले लेनी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, वहाँ फिर बायोमेट्रिक वगैरह होगा, ये सब लिखा हुआ है। एक काला बॉल पॉइंट पेन आप 3-4 लेकर के चले जाना। ठीक है, और परीक्षा समाप्ति तक आपको कक्ष नहीं छोड़ना है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने पहले लिख करके रखे हुए हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन, यानी जो हमारा रोजगार कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है, वहाँ पर आपको आपका लाइव रजिस्ट्रेशन यानी कि जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है सभी पदों के लिए। लेकिन इनमें किसको छूट मिली मैं आपको बताता हूँ, जो संविदा में अभी काम कर रहे हैं और 5 साल हो गए हैं, आपके लिए ये कोई अनिवार्यता नहीं है। दूसरा, 5 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए भी ये कोई अनिवार्यता नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें दो तरह की देखिए, इसमें एक सीमित भर्ती है, सीमित सीधी भर्ती है, एक खुली भर्ती है। इन दो भर्तियों में मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता दूंगा अभी, है ना, कि इस सीमित सीधी भर्ती के लिए कौन एलिजिबल है और क्या होना चाहिए, और खुली भर्ती के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। देखो, तो पहले अपन चलते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं ना। सिलेबस बहुत जरूरी है, क्योंकि तो मैं आ रहा हूँ 41वें पन्ने पे, ये रहा, है ना। आप देख रहे हो सब पीला पीला करके रख दिया है यहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, और ये सब तो आपको पता हो चुका है ना। डेट तालिका दुनियादारी, परीक्षा शहर जो है वो ये रहे, परीक्षा के शहर देख लें आप ध्यान से, है ना। इतने हैं, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, और ये आप 1 2 3 4 5 10, और ये 3 13, टोटल 13 जिलों में, है ना। तो आप अपनी उस हिसाब से अपना 13 जिलों में ये पेपर हो रहा है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप अपनी चीज़ें देख लेंगे। हाँ, यहाँ से ही देख लें कौन कौन से शहर में हो रहा है। ये मत मिथ में मत रहेंगे कि भैया हमारे पास तो 52-53 शहर है, तो उनमें कहीं पर भी सब में ही हो रहा है, नहीं हो रहा है सब में, है ना। 13 जिले सिर्फ सिलेक्ट किए गए हैं। आइए देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, अब आप देखेंगे ये सीमित सीधी भर्ती जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था, है ना। तो पर्यवेक्षक ना, जो अलग अलग भर्ती हो रही है एक तरह से, इसमें एक सीमित सीधी भर्ती, इसी में एक खुली भर्ती भी है। पहले मैं बात करूंगा आपसे सीमित सीधी भर्ती में, और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। और इसका जो स्तर रहेगा पेपर का, वो हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं है ना। 10वीं 12वीं है कुल मिलाकर के। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, तो देखो पहले पार्ट में, प्रथम खंड में आपसे पूछेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य पर क्वेश्चन, है ना। ये पोषण एवं स्वास्थ्य जो सब्जेक्ट है,
अब उसके अंदर जो विषय आते हैं वो देखो जरा ध्यान से। तो ये जो आपका आएगा ये आएगा टोटल 55 अंक का। अब इसमें पोषण जो है वो 10 अंक का है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व वो 8 नंबर का आएगा। अब देखिए यहाँ पर विषय लिखे हुए हैं और इस विषय के अंतर्गत कितने उपविषय आते हैं वो इस खंड में लिखे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा संतुलित आहार पर क्वेश्चन हो सकता है। ये उपविषय आपको तैयार कर लेने हैं। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, जैसे कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे कि आयोडीन हो गया, विटामिन ए हो गया, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां और उनके रोकथाम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। फिर आ जाता है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। तो उसमें जैसे कि किशोर अवस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, इस पर जुड़े आपको टॉपिक तैयार कर लेने हैं। गर्भवती की देखभाल पर सवाल आएंगे, जैसे गर्भावस्था में वजन की निगरानी पर सवाल हो सकते हैं। मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव के सवाल हो सकते हैं। गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के ऊपर सवाल हो सकते हैं। टीकाकरण, तो जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले जितने टीके उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। टीकाकरण का क्या महत्व होता है, टीकाकरण के ना होने का दुष्प्रभाव क्या होगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके 8 सवाल आएंगे। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कि NRHM, ICDS, इनके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में आपसे 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कुपोषण पर आपसे 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण, भाई क्या कारण होता है, इसके संरक्षण क्या क्या होते हैं, है ना। और जन्म के बाद क्यों कुपोषण हो जाता है, तो उसके कारण और उसके कैसे बचाव किए जा सकते हैं, उसके 8 नंबर के सवाल आएंगे। सामान्य बीमारियों की जानकारी से दस्त, उल्टी, आंखों एवं जो नाल का संक्रमण होता है वो खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, तो ये सब के ऊपर 8। तो आप देखोगे टोटल 55 हो गए। अब आपके दूसरे खंड में सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति आएगी। ये भी 55 नंबर की है। अब सामान्य ज्ञान जो है, विभागों की योजनाएं, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं हो गई, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हो गई, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हो गई, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं हो गई, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं हो गई। ठीक है। अब फिर आ जाता है नियम, अधिनियम एवं अधिकार। जैसे बच्चों के कानूनी अधिकार आपको पता होना चाहिए, है ना। उनसे जुड़े जितने भी नियम अधिनियम है सब पता हो। शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या है, संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न के मतलब यौन उत्पीड़न पर जो कानून बना है वो, घरेलू हिंसा पे, दहेज प्रतिरोध पे, संपत्ति के अधिकार पर, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इन पर आपको बहुत ध्यान देना। 10 क्वेश्चन या 10 नंबर के क्वेश्चन इससे बनेंगे। शारीरिक संरचना, मतलब हमारी जो ये जो बॉडी मैन्युफैक्चरिंग कह लो आप पूरी तरीके से, तो पाचन तंत्र कैसे काम करता है, हमारी ग्रंथियां, ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, प्रजनन तंत्र, है ना, किशोर अवस्था का विकास, प्राथमिक उपचार, कंप्यूटर के ज्ञान, MS ऑफिस और ये सब आ जाएगा, इंटरनेट, मोबाइल संचालन वगैरह। सामान्य गणित 8वीं तक आपको कर लेनी है। सामान्य अंक गणित, ये भी ध्यान रखना, ये सीमित सीधी भर्ती वाले में बात कर रहा हूँ मैं अभी आपसे। और वहीं सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य प्रश्न श्रेणी, आकृति, ये सब आएगा। तृतीय खंड में आपसे प्रबंधकीय गुण यानी कि मैनेजमेंट ट्रेट्स आपके देखे जाएंगे, जैसे कि संचार यानी कम्युनिकेशन और परामर्श कौशल, कैसे आप कम्युनिकेशन करते हो, सजेशन देते हो, है ना, से संबंधित जो है वह 2 आपके अपठित गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न होंगे, वो 12 नंबर का आएगा आपका। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियों, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार, ये 10 नंबर के आपके आएंगे। इसके यहाँ पर उपविषय नहीं है, सिर्फ विषय दिए हुए। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, है ना, इंटरनल गवर्नेंस जिसे कहते हैं, समन्वय, समूह कार्य यानी ग्रुप टास्क कैसा है आपका, टीम वर्क कैसा है आपका, इससे कुछ जुड़े हुए 8 आ जाएंगे। संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है ना, कम्युनिकेशन होता है क्या, देखना पड़ेगा। प्रकृति, माध्यम में अवरोध, ये 7। इससे तो MPPSC में भी क्वेश्चन आते हैं। खैर, सामुदायिक संगठन हो गया, मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, इनका विकास एवं जन भागीदारी, उनकी मोबिलाइजेशन कैसी, तो इस पर 8 सवाल, तो टोटल 45 नंबर का ही आ जाएगा। अब आप आएंगे चतुर्थ पार्ट में, जिसमें आपसे पूछा जाएगा शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा पर सवाल आएगा, और ये टोटल 45 का है। अब इसमें भी विषय दिए हुए, जैसे बाल विकास का परिचय, है ना, ये सब बुनियादी ये सब देख रहे हो। जैसे प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य में विकास कितना हो सकता है, प्री नेटल विकास कैसे होगा, प्री नेटल मतलब जो पहले थोड़े से पैदा हो जाते हैं वो वाली बात हो रही है। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, मतलब शाला में आने से पहले जो शिक्षा का जो पद्धति वो, जैसे कि क्या आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर उसके क्या होने चाहिए, है ना, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, मानसिक क्षमताएं कैसी हैं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, इन सब पर आपको सवाल और सब तैयारी करनी पड़ेगी। सौंदर्य बोध का विकास, ये 12 नंबर का आएगा भी। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे,
अब जैसे इनकी पहचान कैसे की जाएगी, इनको सुविधाएं कैसी देनी चाहिए, इनके लिए संस्थाएं कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो कैसे, उस पर 10 सवाल आ जाते हैं। बाल देखभाल एवं संरक्षण, बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा निशक्त बच्चे, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, इन पर 11, ऐसे करके टोटल 45 सवाल। अब आप देखोगे कि ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो थी सीमित सीधी भर्ती। अब आ रही है सीधी भर्ती, ये खुली भर्ती है। अब आप देखो वो था 12th बेस पर, ये है ग्रेजुएट बेस पर। अब इसमें ही पहला पार्ट पोषण एंड स्वास्थ्य है, तो वही देखो जरा वही सब लिखा है 55 अंक, बस स्तर बढ़ जाएगा सवालों का, है ना। वही सब कुछ टीकाकरण देखो जरा, देखो कुपोषण और ये है ना, ये 55 सवाल यहाँ आ गए। वो खंड एक था, अब द्वितीय खंड में ही आ जाएगा सामान्य ज्ञान से जुड़ा, वो देखो वही सब कुछ है। बस लेवल बढ़ जाएगा, सिर्फ लेवल बढ़ जाएगा सवालों का। अब यहाँ देखो सामान्य गणित, यहाँ पर भी 8वीं तक की पूछ रहे हो 10 सवाल उससे, ठीक है। और तृतीय खंड में प्रबंधकीय गुण आपके वही जो मैंने अभी पीछे ही बताए थे, इसलिए मैंने एक बार पढ़ दिया ताकि दिक्कत ना आए, तो वही है पूरा का पूरा वही। और चतुर्थ खंड में वही शिशु की प्रारंभिक शिक्षा देखभाल, ही तो है ना, थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा और कुछ नहीं। समझ गए आप सभी के सभी। तो ये था हमारा सिलेबस। अब ऊपर आ जाते हैं वापस से। अब देखिए, है ना, यहाँ पर ये फॉर्म हम भरने की जानकारी दी गई है। ये फोटो की आपको जो है, जो आप फोटो खींचेंगे नवीन फोटोज की, 5 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास बचा के रखेंगे आगे के भविष्य के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर और फोटो भी निश्चित जगह पर आपको लगाने हैं, ठीक है ना। और ये जो मैंने ग्रीन किया है ना, ये है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जो आपको संलग्न यानी अटैच करने हैं जितने दस्तावेज, उनका विवरण यहाँ पे दिया है। जैसे कि आपको एक कलर फोटो लगाना है, हस्ताक्षर लगाना है, स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना, मतलब वो सब लगाना उसमें। जन्म तिथि आपकी प्रमाण पत्र, यानी वही 8वीं 10वीं की जो मार्कशीट हो सकती है, 12वीं की अंक सूची हो गई, है ना। अगर आप जाति विशेष में आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में, तो आपके पास इसके जाति प्रमाण पत्र होंगे, तो वो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप विकलांग हैं या दिव्यांग में आते हैं, तो आपको अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र या विकलांग प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। संविदा कर्मचारी हेतु स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र होगा। प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी, इनको देखो संविदा के लिए ऐसा है, संविदा में ऐसा है कि अगर कोई 1 साल से संविदा पे है तो उसको, मतलब जितने साल वो संविदा पे रहा है ना, उसके हिसाब से उसे मिलेगा। तो 1 साल पर 4 अंक मिल रहा है, तो 5 साल पर 20 अंक मिलेंगे, फ्री में मिल रहे हैं, है ना। ये फर्क है संविदा वालों के लिए, ये वही लिखा हुआ है। तो अगर आप संविदा में, तो उसका प्रमाण पत्र आपको दिखाने पड़ेंगे। अब एनसीसी वगैरह जो भी हो आपके पास, तो ये सब आपको फॉर्म भरते समय ही लगाना है, इसलिए पहले ही उसको जो है नोट करके रख लें। फिर ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति, जिसको अगेन आपको जानने की जरूरत नहीं है। करना तो उन्हें अपने हिसाब से ही, तो आप जान के करोगे या फॉर्मूला लगाते रहो बैठे बैठे। अब ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं विभाग अनुसार, जैसे कि ये देखो, ये जो है ना पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती, ये मात्र पुरुष हेतु है। अब देखो इसमें कितनी पोस्ट है, 3, है ना। और अच्छा, पुरुषों के लिए जो पोस्ट है ना वो 12वीं लेवल पर नहीं है, उनके लिए सीधे स्नातक लेवल पर है। तो ये जो आप अभी डब्बा देख रहे हो ना, इसको आप अपने से नोट कर लो अच्छे से, है ना। अब इसमें लिखा हुआ है कि पुरुष नॉर्मल जो है, जो किसी भी चीज में नहीं आते, कि मतलब जैसे कि भूतपूर्व सैनिक है या कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए 3 है। जो भूतपूर्व सैनिक पुरुष है उनके लिए 1 है। और संविदा कर्मी जो पुरुष हैं उनके लिए 5 पोस्ट है टोटल। ऐसे करके देखोगे आप तो जनरल के लिए टोटल 9 पोस्ट आ जाती है। ठीक है ना। जो ओपन फाइट है वो सिर्फ 3 ही पोस्ट है, जिन्होंने, जिनके ना, जो ना ही भूतपूर्व सैनिक है और ना ही जो संविदा पे, मतलब बिल्कुल मेरे जैसे लड़के हैं, है ना, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, वो ये 3 पोस्ट के लिए भर सकते हैं, है ना। संविदा वालों के लिए 5 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है। ऐसी हर कैटेगरी में आप इसे देख सकते हो, चेक कर सकते हो। टोटल आपको दिखेगा 32 है ना। तनख्वाह सबकी वही है, चाहे वो 12th लेवल वाली भर ले, चाहे वो एक ग्रेजुएट लेवल वाली ये भर ले, ठीक है ना, 25,000। और पुरुषों के लिए ये सिर्फ यही है, पद कोड याद रखना 5, है ना, पर्यवेक्षक, यही कोड से आप इस फॉर्म को भरने वाले हो, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात लिखी हुई है कि जो पुरुष है उन पुरुष पर्यवेक्षक जो सिलेक्ट होंगे, वो केवल पहाड़ी और दुर्गम व वनाच्छादित, यानी जंगलों में या पहाड़ों में क्षेत्रों में ही आपकी नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि वहाँ महिलाओं की कर नहीं सकते। तो बस आपको गंदी जगह के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है कि आपको जंगल भेज देंगे और पहाड़ों पर चढ़ा देंगे, लुढ़कते रहो वहां से। अब देखो, अब ये पद कोड 4, ये पर्यवेक्षक, ये भी खुली सीधी भर्ती, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए आप देखोगे पोस्ट बहुत सारी हुई है। यहाँ देखो जरा, आप यहाँ देखो, ये देखो ऊपर हो भाई, लिख रहा है, क्यों यहाँ नहीं लिख रहा है क्या।
कुछ तो दिक्कत आ रही है, इसको वो साफ करूंगा मैं भी। देखते हैं, कुछ शायद दिक्कत है तो यहाँ नहीं, इस जोन में ना नहीं लिख रहा है, नीचे की तरफ पट्टी में ऊपर ही ऊपर लिख रहा है, जो भी है। समझ गए दोस्तों, है ना। और ये फिर अब ये देखो, अब आप यहाँ देखना, यहाँ पर लिखा है सिर्फ महिलाओं के लिए, ठीक है, पद कोड 4। लेकिन पद कोड 3 को आप नजर डालो, यहाँ सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु। अब ये नॉर्मल महिलाओं के लिए नहीं है, अब जो आंगनबाड़ी है सिर्फ ये उन्हीं के लिए है ना, साफ लिखा हुआ है। अब उनके लिए आप देखो जरा, इतनी पोस्ट है साहब, ठीक, बाकी वही है सब कुछ, है ना। तो जो पद कोड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ 12वीं उत्तीर्ण हो, और दूसरा उनका 5 वर्ष पूर्व मतलब जो है वो अनुभव होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में। अब मैं बताता हूँ कौन इसे नहीं भर सकता आंगनबाड़ी में, ध्यान सुनना, ये नीचे लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी सहायिका इसे नहीं भर सकती। अगर आपका पोस्ट जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, सहायिका है, और आप 10 साल से क्यों ना कर रहे हो तो नहीं भर सकते हो ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही चाहिए, सहायिका नहीं, ठीक है। आशा कार्यकर्ता इसे नहीं भर सकते, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये भी इसके पात्र नहीं होंगे। आगे बात समझ में, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फिर ये और लिखा हुआ है, तो आप पद कोड याद रखो किसके लिए क्या मैंने बताया है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, तो अब आप तक ये तो आप समझ चुके हो कि 2 तरह की भर्ती है यहाँ पर। अब देखो क्या लिखा है कि ये पद कोड कौन सा है, खुली सीधी भर्ती, ये जो जो भी है, देखना ध्यान से, खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार संविदा पर्यवेक्षकों को, देखो जरा ध्यान से, संविदा में जो पर्यवेक्षक हैं अभी काम कर रहे हैं संविदा पर, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। देखो अगर मतलब संविदा वाले सब आते हैं फॉर्म भरते हैं तो उनको आयु की चिंता ही नहीं करनी है, आप आके भरोसे। दूसरा इन्होंने कहा है कि संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव का लाभ दिया जाएगा। कैसे अनुभव का लाभ मिलेगा, मतलब एक, अगर आपने 1 वर्ष पूर्ण किया है तो उसके 4 अंक आपको मिलेंगे फ्री, और अगर आपने पूरे 5 वर्ष किए हैं तो 5 चौके 20 अंक आपको मिलेंगे। अगला कह रहा है कि सीधी भर्ती के नियम पद के समक्ष, ये यहां देखना जरा, है ना, संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों को कुल संख्या के 50% पद पर जो है नियुक्त या उनके लिए आरक्षित से, वो 100 बात की एक बात समझाता हूँ, जो सीधी भर्ती है ना अपनी, उसके 50% जो पोस्ट है वो संविदा वालों के लिए सुरक्षित रख दिए गए हैं, ठीक है ना, वो संविदा वालों के लिए सुरक्षित है, उसको तो आप हटा लो। जो संविदा पे कर रहे हैं वो सीधी भर्ती के, है ना, खुली सीधी भर्ती जो है अपनी उसमें, ठीक है। अब उसमें तो ऐसा है कि देखिए जैसे मान लो ये जो खुली सीधी भर्ती हो रही है, अब इसके 50% पद जो हैं वो महिलाओं के लिए मतलब संविदा वालों के लिए सुरक्षित है। बाकी बचे 50% जो है उसमें 90% महिलाओं के लिए और 10% पुरुष के लिए। यार तुम जाने दो ना, तुम समझो इस बात को। ये कोड 1 आ गया, इसके लिए 12वीं चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से एक बार वापस देखना, आपको सब और समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये लिखा है कि वेतनमान कैसे मिलेगा, तो देखिए ये कह रहे हैं कि प्रथम अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी चलेगी परिवीक्षा विधि, यानी कि प्रोविजनल पीरियड कहते हैं इसको। तो ये 3 वर्ष का होता है ना, 3 वर्ष सिलेक्ट होने के बाद 3 वर्ष का होता है। पहले साल आपको जो आपकी सैलरी है वो पूरी नहीं मिलेगी, उसका 70% हिस्सा मिलेगा। जब आप दूसरे साल में आ जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपकी पूरी फुल सैलरी का 80% आपको मिलेगा। और तृतीय वर्ष में आपको अपनी सैलरी का 90% मिलेगा, और जब आप इसके बाद कंफर्म हो जाएंगे, आपका ऑर्डर लेटर आ जाएगा, आप पूरे हो जाएंगे तो आपको 100% मिलता है। लेकिन तब भी देखना पड़ता है, डब्लू तो नहीं लिखा हुआ है, अब क्या बोलोगे यार, ठीक है। या फिर ये कौन से निवासी और कहाँ क्या होने चाहिए वो वाली बात कही गई है ना, ये सब आपको नहीं जरूरत पड़ने की जरूरत है। ये देखो यही कह रहा था मैं, संविदा वालों के लिए क्या है ना वो, मैं मतलब कितना 55 वर्ष तक का हो सकता है। मैंने कहा ना, मैंने पूरा पीडीएफ सोचो पढ़ा। अब ये वही संविदा वालों के लिए लिखा है कि 5 वर्ष की अवधि किसी और पद पे करी है तो क्या किसी और के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, आप ऐसा तो सोचे मत, संविदा वालों के लिए सब छूट मिली हुई है, ठीक है। और अगर आपको देखना हो कि आरक्षण में कितना, तो जैसे एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% आरक्षण है, ठीक है। देखो पर्यवेक्षक के रिक्त पदों में से, जितने भी पर्यवेक्षक के रिक्त पद हैं, बहुत ध्यान से सुनना आप जो मैं बताऊंगा, जितने भी पर्यवेक्षक के चाहे वो कोई भी भर्ती हो, तो ध्यान से देखना जरा, 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु
यानी सीमित सीधी भर्ती में, एवं शेष 50% के 90% पद महिलाओं हेतु तथा 10% पद पुरुषों हेतु जो खुली सीधी भर्ती में आते हैं आरक्षित किए गए हैं। मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि 200 पोस्ट आती है, ठीक है, 200 पोस्ट। अब इसका 50% क्या होगा, यही होगा 50-50%। तो वो कह रहे हैं कि ये भी 50% है, ये भी 50% है। अरे 200 का तो दोनों ही आते हैं ना। तो कह रहे हैं जो 50% है पहले वाला, वो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लग गया, बुक्ड हो गया, ये है ना, रिजर्व्ड है। ठीक। जो बचा हुआ है अब इसको फिर से दो हिस्सों में बांट रहे हैं। तो ये 100 का अगर आप 90% निकालोगे तो 90 हो जाएगा, और 10% तो 10 ही बचेगा ना, यही है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो बचा हुआ है शेष 50%, यानी कि ये वाले 100 के 90% पद महिलाओं के लिए है। ये ऊपर वाला तो था ही 50% फीमेल, लेकिन वो आंगनबाड़ी के लिए था मेन, महिलाओं में भी आंगनबाड़ी के लिए। दूसरे 50% में 90, अगर मान लो मैं बोल दूं कि 100 सीटें बची हैं भाई 200 है तो 50-50 100 हो जाएंगी। पहली 100 तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं के लिए हो गई। दूसरे वाले में भी क्या है कि ये बोल रहे हैं कि 100 में से 90 जो है वो महिलाओं के लिए है, और बचे हुए 10 जो है वो पुरुषों के लिए। और पुरुष में भी 12th लेवल पर नहीं है, ग्रेजुएट लेवल पर पोस्ट खाली है। ग्रेजुएट है तो भर पाएंगे, कुछ ना किया हो तो। समझ गए आप मेरी बात ना। थोड़ा सा समझना पेचीदा हो जाता है चीज़ों को, पर ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, है ना। और ये यही लिखा है कि अगर कोई भी आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों के विरुद्ध जो है समाय, मतलब अगर वो मेरिट लिस्ट में आता है, मतलब वो ओपन फाइट करता है, तो उसको सीट भी जनरल की ही मिलेगी, और उसको अपने आरक्षण वाली सीट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है ना। वो फिर बाकियों के लिए रहेगी। और आपको जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी फीस वगैरह में छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो एज वगैरह ये मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब आप यहां समझ लो, देखो ये लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती हेतु, तो देखो क्या बोला है, 12वीं और 5 वर्ष का अनुभव। ठीक है ना। और कौन कौन नहीं आएगा वो ये मैंने पहले ही बता दिया है। और केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगी, ये नहीं कि दूसरे राज्य की भी इसे कर सकें। ठीक है ना। और 5 वर्ष का जो है आपने अनुभव प्राप्त कर लिया हो एज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो आप ये सीधी भर्ती वाला, सीमित सीधी भर्ती वाला भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है खुली सीधी भर्ती, जो मैंने अभी आपको सिखा दी थी, उसमें स्नातक है। और पुरुषों के लिए इसी में 10% का जो है वो सीट उनके लिए रिजर्व्ड है, वो इसे भर सकते हैं। ठीक है। और इसी में कहा गया है, इसी में संविदा वालों को, ध्यान सुनना, ऊपर ना जो संविदा पे यहाँ पर काम कर रहे हैं पर्यवेक्षक के रूप में, उन्हीं को 1-1 साल का 4 अंक मिल रहा है। तो ध्यान रखना, खुली सीधी भर्ती के लिए ये संविदा वाला कॉन्सेप्ट है, सीमित सीधी भर्ती के लिए संविदा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए। ठीक है ना। यहाँ पर संविदा वाला नहीं चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसके 5 साल, और यहाँ पर चल रहा है संविदा और उसके 5 साल। ठीक है। पुरुषों को जो सीट मिल रही है वो कहाँ में मिल रही है भैया, कहाँ में मिल रही है बता चुका हूँ मैं, आप कितनी बार सुनोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसको आराम से एक बार आप भी पढ़ लीजिए, मैंने आपके लिए पढ़ दिया है उसे। ठीक है ना। 200 नंबर का पेपर है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, चाहे वो कोई भी आप भर लो, चाहे सीमित सीधी भर्ती भर लो, चाहे खुली सीधी भर्ती भर लो। 200-200 का पेपर है, 3 घंटे आपको देने हैं, है ना, पेपर में बैठना है आपको। तृतीय श्रेणी की ये जॉब है। ठीक है ना। और बस यहीं पर ये मामला खत्म हो जाता है। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। पंजीयन किसका होना चाहिए किसका नहीं, सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि कल, है ना। और देखते हैं, अगर शाम तक भी मुझे कोई अच्छा जॉब मिल गया तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और मकर संक्रांति और पोंगल की आप सभी को फिर से बहुत सारी और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका दिन शुभ हो, और जिंदगी भी शुभ हो। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।